हेलो दोस्तों, हाजिर हूँ एक बार फिर से बहुत ही मजेदार ड्रामा के साथ। बट इससे पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आप कोई नोटिफिकेशन मिस न करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शो की शुरुआत एक ब्यूटीफुल सी वेडिंग को दिखाए जाने से होती है। ये वेडिंग किसी और की नहीं बल्कि हमारी फीमेल लीड जैस्मीन की होती है, जो कि आज अपने क्रश रॉय से शादी करने वाली थी। रॉय और जैस्मीन चल कर आ रहे थे और सभी लोग इस कपल के लिए क्लैप कर रहे थे। और यहाँ पर हमारी फीमेल लीड बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी, साथ ही वो बहुत ही ज्यादा हैप्पी भी थी। अब ये दोनों स्टेज पर आ जाते हैं, जहाँ पर जैस्मीन से सवाल किया जाता है कि क्या वो रॉय से शादी करने के लिए तैयार है, भले ही वो सुंदर है या फिर नहीं, भले ही वो गरीब है या फिर नहीं, वो किसी भी सिचुएशन में उसके साथ रहने को तैयार है या फिर नहीं। इस पर जैस्मिन बड़े ही खुश होकर हाँ बोलने वाली ही होती है कि तभी उसे एक आवाज आती है और ये वॉइस एकदम चाइल्डिश थी, जो कि उसे कहती है आप प्लीज इस शादी को लेकर अग्री मत होना। एंड वो आवाज सुनते ही तो हमारी फीमेल लीड के होश ही उड़ जाते हैं। वो चाइल्डिश वॉइस कहती है रॉय मेरे फादर नहीं है। इस पर तो जैस्मिन अपने मन में सोचने लगती है कि आखिर कौन बोल रहा है। यहाँ पर सभी लोग हैरान होते हैं और रॉय भी थोड़ा सा परेशान होता है और वो हमारी हीरोइन से कहता है कि तुम्हारी तबीयत खराब है, जिस पर हमारी हीरोइन मुंडी हिलाकर ना बोल देती है। और तभी फिर से वो वॉइस आती है जो कि उसे कहती है मॉमी इस आदमी पर बिल्कुल भी ध्यान मत दो, क्योंकि तुम्हारी बहन लिली जिसके बच्चे की माँ बनने वाली है वो कोई और नहीं बल्कि रॉय है। ये रॉय एक नंबर का नीच इंसान है। इस पर तो हमारी हीरोइन रॉय को घूरने लगती है, फिर अपने मन में कहती है तुम कौन हो, क्या तेरी बैली में पल रहे बेबी हो। इस पर उसको हाँ में आंसर मिल जाता है, जिसके बाद वो कहती है मतलब अपने मन में ही कहती है कि तुम्हारा फादर रॉय नहीं है तो तुम्हारा फादर कौन है। अब यहाँ पर जितने भी गेस्ट होते हैं वो खुसर फुसर करना स्टार्ट कर देते हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है, ये लड़की कोई भी आंसर क्या नहीं दे रही। इसके बाद एक बार फिर से हमारी हीरोइन से सवाल किया जाता है क्या आप शादी करने के लिए राजी हैं या फिर नहीं। तभी फिर से बेबी की आवाज आती है जो कि उसे कहता है इस आदमी ने एक बार पहले भी आपको धोखा दिया था। अगर आप इस आदमी से शादी करती है तो ये आपको स्टोर रूम में लॉक कर देगा और वहाँ पर आपको हद से ज्यादा टॉर्चर करेगा। आपको जल्दी से मेरे फादर से हेल्प मांगनी चाहिए, वो गेस्ट के बीच में सबसे सुंदर और सबसे अमीर आदमी है। फिर तो जैस्मिन जल्दी से हमारे हीरो डैन की तरफ देखती है, क्योंकि वही एक सबसे सुंदर और सबसे रिच इंसान था उसके गेस्ट के बीच में। फिर अपने बेबी से कहती है, मतलब अपने मन के जरिए अपने बेबी से कहती है आखिर चैन तुम्हारा फादर कैसे हो सकता है। इस बात की तो कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है, क्योंकि वो तो कभी भी लड़कियों के क्लोज ही नहीं आता, वो तो लड़कियों से दूर भागता है। उसकी लाइफ में तो आज तक कोई लड़की भी नहीं आई है। खैर जाने दो, रॉय भले ही रिच न हो लेकिन वो एक बहुत ही अच्छा इंसान है। बहुत देर हो चुकी है, अब जब तुम जन्म लोगी तो उसके साथ बहुत ही अच्छे से बिहेव करना, क्योंकि वही तुम्हारा रियल फादर है। तो बेबी से कहता है नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, आप इस कमीने से शादी नहीं कर सकते। क्या आपको याद है 3 महीने पहले जब आपकी आंखें हॉस्पिटल में खुली थी। सुनकर तो वो थोड़ी सी हैरान हो जाती है और कहती है क्या ये उस रात की बात कर रही हो तुम। फिर बेबी कहती है हाँ मैं उसी रात की बात कर रही हूँ, आपको जानबूझकर ड्रग दिया गया था, वो किसी और ने नहीं बल्कि लिली और रॉय ने ही दिया था। वो आपको एक रिच आदमी को सेल कर देना चाहते थे, लेकिन उस रात आप डैड से मिली। उस रात आपके साथ कोई और नहीं बल्कि डैड ही थे। इस पर तो जैस्मिन हद से ज्यादा शॉक हो जाती है और वो हमारे हीरो की तरफ देखते हुए सोचती है उस रात मुझे हद से ज्यादा चक्कर आ रहे थे, मैं पहचान नहीं पाई थी कि मेरे साथ कौन है, तो क्या वाकई में उस रात मेरे साथ चैन था। रॉय यहाँ पर नोटिस करता है कि हमारी हीरोइन चैन की तरफ देख रही है। एक बार फिर से उससे पूछा जाता है कि आप ये शादी करना चाहती हैं। इस पर तो रॉय जल्दी से हमारी हीरोइन का हाथ पकड़ लेता है और वो उसे कहता है तुम बहुत ज्यादा घबराई हुई लग रही हो, लेकिन टेंशन मत लो, एक बार हमारी शादी हो जाए तुम मेरी फैमिली में शामिल हो जाओ, उसके बाद मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा खुश रखूंगा, मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगा। इस मोमेंट पर तो बेबी एंजल बनकर बाहर ही आ जाती है और वो चिल्लाकर अपनी मॉम से कहती है बिल्कुल नहीं, इस कमीने आदमी ने आपके मैरिज विला के साइड में ही एक और विला खरीदा है जिसमें ये आपकी बहन और उसके होने वाले बेबी को रखेगा। ये तो सच में एक विलन है।
सुनकर हमारी हीरोइन घबरा जाती है और अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है मैं इससे अग्री नहीं हूँ। ये सुनकर तो रॉय शॉक ही हो जाता है। यहाँ पर खड़े हुए लोग आपस में बातें करने लगते हैं कि अरे ये क्या हुआ। जी फैमिली की बड़ी बेटी तो एकदम ही पागल हो चुकी है। वो उस लड़के को रिजेक्ट कर रही है जिससे शादी करने के लिए वो एक टाइम पर मरी जा रही थी। यहाँ पर उसके पेरेंट्स भी काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। एक आदमी तो कहता है आजकल की औरतों के दिमाग का पता ही नहीं है कि क्या सोचती है क्या नहीं, इसको ही देखो शादी के टाइम पर ही मुकर गई। फिर हमारी हीरोइन से कहता है तुम्हें क्या हुआ है, क्या परेशानी है, मुझे बताओ, और उसकी तरफ बढ़ता है लेकिन वो तो पीछे हट जाती है। फिर से बेबी हमारी हीरोइन से कहता है मॉम इसे रिजेक्ट कर दो, ये आदमी बिल्कुल भी आपके लायक नहीं है, ये शादी के बाद आपको बहुत ही ज्यादा परेशान करेगा, प्लीज आप मेरे डैड से शादी कर लो बिकॉज मैं अपने रिच और हैंडसम डैड को पाना चाहती हूँ। हमारी हीरोइन कहती है मैं यहाँ कोई भी हंगामा नहीं करना चाहती, बस मैं ये शादी नहीं करना चाहती, और वो बुके फेंक कर भागने लगती है कि तभी सामने से लिली आ जाती है और वो कहती है आज तुम्हारा खास दिन है, आज तुम्हारी शादी है, आज तुम कैसे ये कर सकती हो। हमारी हीरोइन उसके हाथ में रिंग नोटिस करती है और वो शॉक हो जाती है बिकॉज सेम रिंग उसको रॉय ने दी थी। ये जानने के बाद तो उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने मन में सोचती है लोगों ने मेरा यूज किया है अपने फायदे के लिए, क्योंकि लिली हमारी फैमिली की अडॉप्टिव डॉटर है इसीलिए वो की फैमिली में शादी नहीं कर सकती और इसने जानबूझकर मुझे फंसाया ताकि मैं शादी कर लूं और मेरी नाक के नीचे इन दोनों का ये रिश्ता चलता रहे। लिली जाकर रॉय का हाथ पकड़ लेती है और कहती है आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, पहले हमेशा तुम ऐसे शादी करना चाहती थी, जब वो शादी करने के लिए मान गया तो तुम शादी छोड़कर भाग जाना चाहती हो। तुमको पता भी है इससे हमारी जी फैमिली की कितनी ज्यादा इंसल्ट हो सकती है। इस पर तो तुरंत ही हमारे हीरोइन के पेरेंट्स आगे आते हैं और वो कहते हैं तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम ही तो वो थी जो रो रो कर उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन अब जब सब गेस्ट आ चुके हैं तो तुम यहाँ पर शादी तोड़ रही हो, हमारी कितनी ज्यादा इंसल्ट हो रही है। मॉम कहती है तुम अपनी छोटी बहन से थोड़ी सी भी समझदार नहीं हो, पीली कितनी ज्यादा समझदार है, उसकी वजह से कभी हमारी ऐसे इंसल्ट नहीं हुई, लेकिन तुमने तो हद पार करके रखी है। दौड़ कहते हैं चाहे वो कैसा भी हो, तुम्हें पसंद हो ना हो, लेकिन तुम्हें उसके साथ अभी के अभी शादी करनी ही होगी। अब यहाँ पर खड़े हुए लोग आपस में बातें करने लगते हैं कि जी फैमिली की बड़ी बेटी वाकई में बहुत ही ज्यादा बेवकूफ है, छोटी बेटी ज्यादा समझदार है। एक आदमी तो ये भी कहता है मुझे तो ये देखने में मजा आएगा कि ये लड़की अब इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेगी। वैसे रोहित को देखो, उसका चेहरा एकदम काला पड़ गया है, मानो किसी ने जोर से उसके थोपड़े पर बर्तन फेंक कर मारा है। यहाँ पर हमारी हीरोइन लिली की तरफ देखती है और अपने मन में सोचती है एक पल में सब कुछ बदल गया है, इस लड़की ने मेरी रेपुटेशन पूरी तरीके से बर्बाद कर दी, साथ ही मेरी जिंदगी भी धीरे धीरे मुझसे छीन रही है। रे आगे आता है और वो हमारी हीरोइन का हाथ गुस्से में पकड़ के कहता है बस बहुत हुआ, ये शादी अभी के अभी हो रही है। और वो सबसे कहता है मैं इस लड़की से शादी करने के लिए तैयार हूँ और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि सारी जिंदगी उसके साथ रहूंगा और उसे खुश रखूंगा। इस पर तो जैस्मिन जोर से उससे अपना हाथ छुड़ाती है और कहती है बस करो, झूठ बोलना बंद करो, वैसे भी तुम्हारा और मेरी बहन का रिलेशन पिछले कई सालों से चल रहा है। ये सुनकर तो सभी लोग शॉक हो जाते हैं और ये गेस्ट फिर से आपस में खुसर फुसर करने स्टार्ट कर देते हैं, इनके पास तो कोई काम ही नहीं है। तो लिली कहती है तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, मेरे बारे में इतनी झूठ बात कैसे बोल सकती हो, माना कि ये शादी नहीं करना चाहती तो एक झूठा बहाना बना रही हो, एक रीजन दे रही हो भी बहुत घटिया सा। इस पर तो उसके पेरेंट्स भी चिल्लाना शुरू कर देते हैं कि तुमने तो हमारी फैमिली का नाम एकदम ही बदनाम करके रख दिया, आज जो तुमने किया है इस वजह से हमारे फैमिली के ऊपर सारी दुनिया बहुत ज्यादा हंसने वाली है। तुम बचपन से ही ऐसी रही हो, अपनी बहन से हमेशा चिढ़ती आई हो, इसीलिए ऐसा कर रही हो। इस पर तो बाजू के पब्लिक फिर से कुसर फुसर करने लगती है। अरे इस लड़की के बारे में पहले ही सुना था कि बहुत ज्यादा घमंडी और घटिया है, खुद को सही साबित करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकती है। इस पर फिर से बेबी की आवाज आती है जो कि जैस्मिन से कहती है आपके बारे में बहुत सारी बेकार अफवाहें फैली हुई है और ये सिर्फ आपकी बहन की वजह से हुआ है, इसने आपकी रेपुटेशन पूरी तरीके से बर्बाद करके रखी हुई है, इन सबको बाहर में जाने दीजिए और यहाँ से निकलिए। इस पर हमारी हीरोइन रॉय से कहती है तुम बाहर में जाओ और वो जाने लगती है। इस पर तो गार्ड उसके सामने आ जाते हैं और गुस्से में यह आदमी उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है बस बहुत हुआ, तुमने अपनी सारी हदें पार कर दी, आज तो ये शादी होकर ही रहेगी। इस पर तो बेबी की आवाज आती है जो कि हमारी हीरोइन से कहती है कि बात तो कंफर्म है कि ये आपको स्टोर रूम में ही लॉक करेगा, जल्दी से डैड से मदद मांगिए। इस पर हमारी हीरोइन चेयर की तरफ देखती है तो हमारा हीरो वहाँ था ही नहीं, वो देखती है कि वो वहाँ से जाने के लिए निकल रहा है। इस पर ये बंदी जल्दी से रॉय के हाथ में काटती है और वहाँ से भाग
भागती है वो कुछ वाइन की बोतलें तोड़ देती है, जिससे हमारा हीरो रुकता है और जैसे ही उसकी तरफ भागकर जाती है तो ये गिरने वाली होती है और हमारा हीरो इसे बचा लेता है। इसके बाद जैस्मीन चैन का हाथ पकड़ती है और कहती है मुझे अपने साथ ले चलो। इस पर तो वो अपना हाथ छुड़ा लेता है और कहता है ये तुम्हें पता नहीं कि मुझे पसंद नहीं कोई लड़की मुझे टच करे। इस पर बेबी की आवाज आती है और वो कहती है मॉम आपको परेशान होने की इजाजत नहीं है, डैड नाटक करने में बहुत ही ज्यादा माहिर है, उनसे दोबारा से अच्छे से बात करो। हमारा हीरो जाने लगता है लेकिन हमारी हीरोइन रोकती है। इस पर हमारे हीरोइन के पेरेंट्स आ जाते हैं और चैन से सॉरी बोलते हुए कहते हैं कि हमारी ही बेटी का ऊपर का माला हिला हुआ है, प्लीज उसे माफ कर दो, वो ऐसी उल्टी सीधी हरकतें करने में माहिर है। इस पर तो जैस्मिन का रिएक्शन वाज लाइक क्या बकवास कर रहे हैं। अब रे भी आगे आता है और वो चैन से कहता है मुझे माफ कर दीजिए मिस्टर गू, सारी मेरी गलती है, मैं इस लड़की को सुधार कर नहीं रख सका, लेकिन अब मैं इसको अच्छे से सुधार दूंगा। लिली भी कहने लगती है तुम ऐसी हरकत कैसे कर सकती हो, मिस्टर गू को कैसे परेशान कर सकती हो। अब चैन वापस जाने लगता है लेकिन तभी पीछे से जैस्मिन कहती है मेरी ताली में जो बेबी है वो तुम्हारा है, उसके फादर तुम हो। ये सुनते ही तो वो रुक जाता है। इस पर तो लिली पीछे से कहती है तुम कितनी ज्यादा घटिया लड़की हो, तुम अमीर बनने के लिए ऐसी झूठी चालें चल रही हो, क्या तुम भूल गई जिस लड़कियों ने ऐसा किया है उनके साथ क्या किया है मिस्टर गू ने। जिस पर तो हमारी हीरोइन भी मन में सोचती है इस आदमी के बारे में कौन नहीं जानता, लड़कियों को टच करना तो दूर की बात है, ये इसको लड़कियों से घिन ही आती है। वैसे भी इसके हाथ में हमेशा बुद्धिस्ट की माला रहती है और इसने कभी भी उस माला को खुद से दूर नहीं किया। आसपास के लोग भी कहने लगते हैं ये औरत सच में पागल हो गई है, इसका ऊपर का माला वाकई में खिसका हुआ है, आज तो ये या तो मरेगी ही या फिर इसकी शादी रॉय से होकर ही रहेगी। हमारा हीरो पीछे घूमता है और कहता है मेरा बेबी तुम तो सच में बहुत ही ज्यादा बोल्ड हो, मतलब ऐसा कोई भी झूठ क्या हुई कैसे बोल सकता है। यहाँ पर रॉय हमारी हीरोइन को डांटने लगता है। इस पर तो हमारी हीरोइन अपने मन में सोचती है ये वाकई में सच है कि इस आदमी ने मुझे धोखा दिया है, क्योंकि इसे घंटा फर्क नहीं पड़ा कि इस बच्चे का बाप कौन है, ये तो बस मुझे कंट्रोल करना चाहता है। बेबी की आवाज आती है जो कि इसे कहती है अब आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास तो प्रूफ है कि वही मेरे रियल फादर, और जब तक आपके पास ये प्रूफ रहेगा मेरे डैड आपको छोड़कर नहीं जाने वाले, इसलिए आपको डरना बिल्कुल नहीं है। अब हमारी हीरोइन के डैड आगे आते हैं और वो उसे थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं तुमने सच में आज बहुत ज्यादा बेकार हरकत की है। लेकिन हमारी हीरोइन उनसे तो कुछ नहीं कहती और वो डायरेक्ट चैन से कहती है मैंने तुम्हारी बॉडी पर मजेंडा कलर का बर्थ मार्क देखा है। ये सुनकर तो चैन थोड़ा सा शॉक होता है। अब लिली पीछे से कहती है हर किसी की बॉडी पर एक या उससे ज्यादा बर्थ मार्क होते हैं, भला तुम ऐसी झूठ कैसे बोल सकती हो। आखिर एक ऐसी लड़की जो कि अपने क्रश को पाने के लिए बहुत सारे झूठ बोलती थी कि आज वो उससे टकराई है, आज वो उससे मिली है, भला उसके लिए ये झूठ बोलना तो बहुत मामूली सी बात है। और वो ये सारी बातें बोलकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है, बिकॉज उसकी बातें सुनकर भीड़ भी खुसर फुसर करना स्टार्ट कर देती है। तभी हमारी हीरोइन बताती है कि वो बर्थ मार्क कैसा दिखता है और कौन सी जगह पर है। इस पर तो हमारा हीरो सोचता है आखिर इसको ये सारी चीजें कैसे पता है। तभी भीड़ से लोग कहने लगते हैं आखिर झूठ बोलने की भी हद होती है, अगर दम है तो पैटर्निटी टेस्ट करवाओ, उससे पता चल जाएगा कि वाकई में बच्चा किसका है। इस पर तो तुरंत हमारी हीरोइन हमारे हीरो से कहती है अगर तुम्हें मेरे ऊपर शक है तो लोगों की बातें सुनो और चलो टेस्ट कराते हैं। इस पर हमारा हीरो कहता है ठीक है। अब हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर आती है और वो हमारी फीमेल लीड का ब्लड सैंपल लेती है। फिर कहा जाता है कि बस 10 मिनट में ही रिजल्ट आ जाएगा। और तभी यहाँ पर चैन के दादाजी आ जाते हैं, जिन्हें देखकर तो सभी लोग घबरा जाते हैं। दादाजी सीधा हमारी हीरोइन के पास आते हैं और कहते हैं क्या तुम ही वो लड़की हो जो कि हमारे फैमिली के वारिस को जन्म देने वाली हो। वाकई में तुम तो बहुत ही ज्यादा प्यारी हो, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं अपने ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड को अपनी गोद में खिलाऊंगा। और दादाजी तो हद से ज्यादा खुश होते हैं यहाँ पर। इसके बाद दादाजी पैर चाहते हैं और वो हमारी हीरोइन से कहते हैं बेटा तुम क्यों खड़ी हो, तुम तो सबसे पहले बैठो। और वो हमारी हीरोइन को भी बैठा देते हैं। स्नेटर चैन कहता है अगर रिजल्ट नेगेटिव आया इस लड़की को मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। इस पर तो दादाजी कहते हैं चुप करो, ऐसी बकवास बातें ही तुम्हें करनी आती हैं। रॉय अपने मन में सोचता है इसकी वजह से आज मेरी बहुत ही ज्यादा इंसल्ट हुई है, बस एक बार ये मामला सुलट जाए उसके बाद इसकी जो बैंड मैं बजाऊंगा वो देखने लायक होगी। इस फिर से बेबी अपनी मॉम से कहता है मॉम अच्छा है आपने उस नीच आदमी से शादी नहीं की, बिकॉज वो तो पहले से प्लानिंग कर रहा है कि शादी के बाद आपके साथ कितना गंदा बिहेव करेगा। अब यहाँ पर खड़ी हुई ये 3-4 औरतें जिनके पास कोई और काम नहीं है वो कहने लगती हैं कि अभी तो ये कितनी शांत होकर बैठी है, रिजल्ट के बाद देखना बहुत ज्यादा रोने वाली है ये। वैसे गाइस इतने सारे लोग हैं यहाँ पर, सिर्फ ये 2-3 लोग ही हैं जो कि चपट छपट बोले जा रहे हैं। इस पर एक आदमी कहता है वैसे गाइस ये तो साल का सबसे बड़ा शो है, इसको कोई नहीं भूल पाएगा कभी भी। एंड गाइस आदमियों में से
अभी सिर्फ एक यही इंसान बोल रहा है, बाकी सब ने पता नहीं कौन सी मिठाई खा रखी है। यहाँ पर जैस्मिन अपने मन में सोचती है, अगर वाकई में चैन मेरे बच्चे का बाप नहीं निकला तो चैन तो मुझे छोड़ेगा ही नहीं। अभी यहाँ पर एक आदमी आता है और धीरे से हमारे हीरो के कान में रिजल्ट बता देता है। ये सुनकर तो हमारा हीरो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। इस पर दादाजी कहते हैं, लगता है रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, इसका मतलब ये है कि बनने वाला बेबी मेरा ही ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड होगा। इस पर हमारा हीरो तो कुछ बोल ही नहीं पाता, लेकिन लिली कहती है, बिल्कुल नहीं, भला रिपोर्ट पॉजिटिव कैसे आ सकती है, ये तो बस मेरी बहन की घटिया सी चाल है, बिकॉज वो शादी से बचना चाहती है। इसके बाद सबके सामने बताया जाता है कि रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और ये बेबी किसी और का नहीं बल्कि चैन का है। चैन तो इतना ज्यादा शॉक हो जाता है कि उसके हाथ से माला टूट ही जाती है। सभी लोग पूरी तरीके से शॉक हो जाते हैं, लेकिन दादाजी तो हद से ज्यादा खुश थे। यहाँ पर खड़े हुए लोग कहने लगते हैं, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, रिजल्ट इतना ज्यादा पॉजिटिव कैसे आ सकता है। अभी चैन कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं तो इसे जानता भी नहीं हूँ। एंड वो अपने मन में सोचता है, उस रात 3 महीने पहले जो लड़की मेरे साथ थी, कहीं वो जैस्मीन ही तो नहीं थी। एंड वो याद करता है कि जब उसकी आंखें खुली थी तो लड़की पहले ही जा चुकी थी। अभी लिली बोलने लगती है, सबने सुना ना चैन ने क्या कहा कि वो इस लड़की को जानता ही नहीं है। एंड वो जैस्मीन से कहती है, बहन तुम तो बहुत ज्यादा बेशरम हो, इन सब से लगता है कि तुम पहले से ये प्लान कर रही थी, क्योंकि तुम रॉय को धोखा देना चाहती थी। तुमने न सिर्फ रॉय को धोखा दिया है बल्कि हमारी फैमिली की रेपुटेशन को भी बर्बाद करके रख दिया। तुम इतनी गिरी हुई कैसे हो सकती हो, पता नहीं एक तो तुम किसके साथ सोकर आई हो और पता नहीं किसका बच्चा है जिसको तुम चैन के सर पर जबरदस्ती डाल देना चाहती हो। बाकी के लोग भी बोलने लगते हैं, हाँ हाँ ये सच में बहुत ज्यादा बेशर्म है, ये इसने प्लान किया होगा। एंड यहाँ पर उसे बहुत ही ज्यादा बुरा भला बोला जाता है, यहाँ तक कि उसके पेरेंट्स भी कहते हैं उसकी जैसी बेटी उनके पास नहीं होती तो बहुत अच्छा होता, और अब से उनकी फैमिली में सिर्फ एक ही डॉटर है, वो भी लिली। दादाजी जोर से चिल्लाते हैं और कहते हैं, बस करो, अगर अब से किसी ने जैस्मिन के बारे में कुछ भी बोला तो ठीक नहीं होगा, क्योंकि वो अब हमारी फैमिली की मेंबर है। एंड वो बटलर से कहते हैं, इसे लेकर जाओ, कार में बैठाओ और घर ले चलो। बटलर हमारी हीरोइन का खड़ा करता है कि तभी उसे चक्कर आते हैं और वो गिरने वाली होती है, लेकिन चैन उसे संभाल लेता है। एंड वो उसे गोद में उठाकर कहता है, मैं ये एक्सेप्ट तो नहीं करना चाहता, लेकिन तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो। और वो सभी से कहता है, हम लोगों ने पहले जितनी बकवास करनी थी कर चुके हो, लेकिन अब जैस्मीन के बारे में अगर किसी ने कुछ भी कहा तो मुझे ब्लेम मत करना उसकी हालत खराब करने के लिए। एंड वो हमारी हीरोइन को लेकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम इन लोगों को कार में देखते हैं, जहाँ पर दोनों एकदम ही शांत बैठे हुए थे। साथ ही जैस्मीन तो बहुत ही ज्यादा नर्वस थी। चैन किसी को कॉल करता है और अपनी सारी फ्लाइट कैंसिल करने को कहता है, और वो कहता है वान को जल्द से जल्द चाइना वापस बुला लो। इस पर तो बेबी की आवाज आती है, मॉम आपकी सबसे बड़ी दुश्मन वान, जो कि डैड की बचपन की दोस्त है और वो उनकी मून लाइट बनने के सपने देखती है, तो आपको उससे थोड़ा सा संभल कर रहना होगा। इसके बाद हमारी हीरोइन विंडो खोल लेती है और अपनी रिंग को बाहर फेंक देती है। अब हमको रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जैस्मीन चैन के घर पर आ चुकी थी। यहाँ पर चैन उससे कहता है, देखो यार, जो कुछ भी हुआ वो एक्सेप्ट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। माना कि तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो, लेकिन मैं तुमसे शादी बिल्कुल नहीं करूंगा। इस पर जैस्मीन अपने मन में सोचती है, मैंने सोचा नहीं था आते ही मुझे ये सुनने को मिलेगा, लेकिन उसका बिहेवियर थोड़ा सा तो चेंज हुआ है, उसने एक्सेप्ट कर लिया है कि ये बेबी उसी का है। एंड वो अपने मन में सोचती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये भी बेबी के थॉट्स को सुन पाता है। और फिर वो सामने से कहती है, मिस्टर चैन आप गलत समझ रहे हैं, मेरा ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं है और ना ही मैं आपकी फैमिली में घुसना चाहती हूँ। मैं तो बस अपने बेबी को सेफली जन्म देना चाहती हूँ। पर तो तुरंत ही बेबी की आवाज आती है, मॉम वेरी गुड, ने बहुत अच्छा किया। डैड के मन में आपको लेकर थोड़ी थोड़ी फीलिंग्स आने लगी हैं, ऐसे ही आप आगे बढ़ती रहिए। भी सामने से हमारा हीरो कहता है, हमारा रूम 2nd फ्लोर पर है और सिस्टर मो तुम्हारी देखभाल करेंगी और बिना किसी काम के इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, सिर्फ रेस्ट ही करना। इसके बाद हमारी फीमेल लीड अपने रूम में आ जाती है, जहाँ पर जैस ने अपने मन में सोचती है, अब यही वो जगह है जहाँ पर मुझे और मेरी बेबी को थोड़ी सी सेफ्टी मिलेगी। फिर वो सारी चीजें याद करने लगती हैं कि आज उसके साथ कितना ज्यादा गलत बिहेव हुआ था, मैंने उसके बारे में क्या क्या बोला था, साथ ही उसके पेरेंट्स ने भी कितना गलत बोला था। उसके बाद वो कह भी है, अगर मेरे बेबी के थॉट्स नहीं सुनाई देते तो मैं शायद उस आदमी से शादी कर लेती और उसके बाद तो ये लाइफ दूसरों के पैरों तले ही रौंद दी जाती।
अब जैस्मीन अपने बेबी से कहने लगती है, वान और चैन के बारे में तो सब जानते हैं कि चैन का दिल सिर्फ और सिर्फ वान के लिए ही धड़कता है। क्या तुम्हें लगता है कि वो हमें एक्सेप्ट करेंगे? इस पर बेबी कहती है, आप टेंशन मत लो, वो आपको एक्सेप्ट जरूर करेंगे। उनके दिल में थोड़ी थोड़ी जगह आपके लिए बन चुकी है और जब तक वान उनके सामने आएगी वो पूरे दिल से आपको प्यार करने लगेंगे। यार अभी आप कुछ देर के लिए शांत हो जाइए, मुझे और भी ज्यादा ऑब्जर्व करने की जरूरत है। और फिर वो थोड़ी देर बाद हमारी हीरोइन को बताती है कि डान को जैसे ही इस सब के बारे में पता चला है वो वहाँ से निकल चुकी है और कल वो यहाँ पहुँच जाएगी, तो उस लड़की से थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। इस पर जैस्मीन कहती है, तुम टेंशन मत लो, मैं संभाल लूंगी। अब नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वान लिली के साथ उनके घर पर पहुँच जाती है। जल्दी से चैन के पास आ जाती है और कहती है, मैं तुमसे बहुत दिनों बाद मिल रही हूँ, मुझे अचानक से देखकर तुम्हें कैसा लगा? इस पर चैन कहता है, वाकई में बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं, तुम अचानक से कैसे आ गई? तुम मुझे बिना बताए आई हो। इस पर वो कहती है, मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी, लिली भी मुझे एयरपोर्ट पर पिक करने के लिए आ गई थी, इसलिए मैं तुरंत ही तुमसे मिलने आ गई। और फिर वो हमारी हीरोइन की तरफ देखती है और कहती है, ये कौन है? जिस पर चैन बताता है, ये मेरे बेबी की मॉम है। और वान थोड़ी सी जेलस होती है और फिर वो जैस्मीन से कहती है, तुम जी परिवार की बड़ी बेटी हो? लिली कहती है, हाँ ये वही बड़ी बेटी है जिसने शादी में हंगामा किया, पता नहीं गू फैमिली में घुसने के लिए कौन सी उल्टी चालों का इस्तेमाल किया है। इन्हीं सब की वजह से तो लोगू फैमिली ने अभी तक शादी की कोई भी अनाउंसमेंट नहीं की है, बिकॉज अभी तक उसे कोई भी पोजीशन दी ही नहीं गई है। सलमान भी जैस्मीन से कहती है, कोई बात नहीं, अगर तुम्हें कोई पोजीशन नहीं दी गई है, से भी गू परिवार बहुत ही ज्यादा बड़ा परिवार है और वो ब्लड रिलेशन को सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस देता है, इसलिए मैं तुम्हें घर से बाहर नहीं निकालूंगी। इस पर तो जैस्मीन कहती है, घर से बाहर, इसका क्या मतलब है? तभी दादाजी पीछे से आ जाते हैं और कहते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है, भला बाहर के लोग हमारे फैमिली मैटर में क्यों बोल रहे हैं? इस पर तो अन जल्दी से उनके पास जाती है और कहती है, दादाजी मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। इस पर दादाजी कहते हैं, कुछ सालों पहले तुम चैन को जबरदस्ती छोड़कर अब्रॉड चली गई थी और अब फिर से वापस आ गई हो, बेहतर होगा उसके मामलों में ज्यादा मत घुसो, अब जाओ रेस्ट कर लो, बिकॉज वेलकम डिनर में तुम जरूर आना। अब लिली धीरे से हमारी हीरोइन के पास आती है और वो कहती है, तुम्हें वेलकम डिनर में मेरी तरफ से बहुत ही अच्छा गिफ्ट मिलने वाला है, इसीलिए तैयार रहना, और मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुम्हारी रेपुटेशन को पूरी तरीके से बर्बाद कर दूंगी। एंड वो वहाँ से चली जाती है। इस पल बेबी जैस्मीन को बताती है कि लिली वान के साथ मिलकर पार्टी में एक बार फिर से ली पैटर्निटी टेस्ट करवाएगी, जरूर उनकी कोई घटिया चाल होगी, इसीलिए आपको बचकर रहने की जरूरत है। इस पर जैस्मीन कहती है, अपने मन की आवाज से कहती है कि बेटा तुम टेंशन मत लो, मॉम इस मैटर को बहुत आराम से हैंडल कर लेगी। अब हमको वेलकम डिनर दिखाया जाता है जहाँ पर सबसे हॉट टॉपिक जैस्मीन ही होती है। सभी लोग सिर्फ और सिर्फ जैस्मीन के बारे में बात कर रहे थे कि वो कैसी लड़की है, उसने पहले शादी की, वो किसी एक आदमी के साथ सो के आ गई और फिर पता नहीं कौन सी चालें उसने चली कि वो गू फैमिली में घुस गई, और लगातार सब उसी की बुराई कर रहे थे। अब वान जैस्मीन के पास आती है जो कि बैठी हुई थी और वो उसे अपने साथ सेंटर में लेकर आती है और वह सबके सामने कहती है, मैं अब्रॉड में थी और मुझे जैसे इस सारे मैटर के बारे में पता चला तो मैं आ गई। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बहुत सारी औरतों ने चैन का पीछा किया, लेकिन सिर्फ जैस्मीन ही है जो कि इस फैमिली के अंदर घुस पाई। जहाँ तक मुझे पता है, पहले वो रॉय को पसंद करती थी और सिर्फ उसी से शादी करना चाहती थी। एंड वो हमारी हीरोइन से कहती है, तो क्या तुम मुझे बताओगी कि ऐसा क्या हुआ कि तुम चैन के क्लोज आ गई और फिर प्रेग्नेंट हो गई? तभी बेबी की आवाज आती है, कितनी कमीनी औरत है, जबकि मैं अपने डैड की असली बेटी हूँ। तभी हमारा हीरो कहता है, चलो एक और बार टेस्ट करवाते हैं। ये सुनते ही तो हमारी हीरोइन अपने मन में सोचती है, जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल सही है, चैन को भी बेबी की आवाज सुनाई दे रही है। और तभी यहाँ पर जैस्मीन आती है, वो भी एक रिपोर्ट के साथ, और हमारी हीरोइन से कहती है, तुम्हारा पर्दाफाश हो चुका है। और वो सभी से कहती है, ये है रियल रिपोर्ट। इस पर तभी बेबी की आवाज आती है, ये कितनी पागल औरत है, जरूर इसने ये रिपोर्ट फेक बनवाई है। तभी यहाँ पर रॉय भी आ जाता है और वो कहता है, अब तुम्हारी सच्चाई सामने आ चुकी है, तुम इतनी घटिया निकलोगी मैंने कभी नहीं सोचा था। तुमने शादी का इस्तेमाल किया ताकि तुम गो फैमिली में घुस सको और नकली रिपोर्ट बनवा सको। इसके बाद हमारी हीरोइन कहती है, ये रिपोर्ट जरूर नकली है। जिस पर लिली रिपोर्ट उसके मुँह पर फेंक कर
मारती है और कहती है अपनी आंखों से देख लो, यहाँ साफ साफ लिखा है कि तुम्हारा जो बेबी है उसका चैन के साथ कोई भी ब्लड रिलेशन नहीं है। अब सभी लोग यहाँ बोलना शुरू कर देते हैं कि कितना घटिया लड़की है, कोई ऐसा कैसे कर सकता है, इसे शर्म नहीं आ रही। लेकिन तभी दादाजी यहाँ आ जाते हैं और वह कहते हैं किसकी हिम्मत हुई ये सब करने की। तभी हमारी हीरोइन रिपोर्ट को उठाती है और वो उसे बहुत ही ज्यादा ध्यान से पढ़ती है और फिर कहती है किसी ने सही कहा है, नकल करने के लिए अकल की जरूरत होती है। तुम रिपोर्ट तो लेकर आ गए लेकिन तुमने उसे ध्यान से नहीं पढ़ा। हाँ, इसमें जो बच्चा है उसका चैन से कोई भी ब्लड रिलेशन नहीं है, बिकॉज वो मेरा बेबी नहीं बल्कि लिली का बेबी है। और इसमें साफ लिखा है कि लिली के बेबी का उसके हस्बैंड हान से कोई ब्लड रिलेशन नहीं है। और यहाँ पर लिली का हस्बैंड भी होता है, वो तो एकदम शॉक हो जाता है। लिली जल्दी से रिपोर्ट को लेती है और पढ़ती है तो हैरान हो जाती है कि ये तो उसी की रिपोर्ट है। अभी हान गुस्से में लिली के पास आता है और उसके बाल पकड़ लेता है और कहता है चुड़ैल औरत, तूने मुझे धोखा दिया। अरे हमारी हीरोइन मन में सोचती है इन्हें क्या लगा मैं बेवकूफ हूँ, इसलिए पहले ही मैंने इसके हस्बैंड से कांटेक्ट किया था और उसे भी टेस्ट करवाने को कहा था। अब यहाँ पर हान तो इस बंदी के ऊपर बरस जाता है और डराने धमकाने शुरू कर देता है कि इस बच्चे का असली बाप कौन है। जिस पर वो कहती है रॉय ने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो मुझसे शादी करेगा, साथ ही जी परिवार की प्रॉपर्टी भी मुझे दिलवाएगा। इस पर हान गुस्से में रॉय की तरफ देखता है तो वो तो घबरा ही जाता है। अब हान गुस्से में रॉय को मारने के लिए अपना हाथ उठाता है लेकिन दादाजी जोर से चिल्लाते हैं और वो कहते हैं ये हमारी फैमिली की पार्टी है, ये क्या कर रखा है तुम लोगों ने। और वो गार्ड्स को बुलाकर उन्हें धक्के मरवा कर यहाँ से निकलवा देते हैं और वो खुद भी चले जाते हैं। अब हमारा हीरो जाने लगता है तो लिली उसका हाथ पकड़ के माफी मांगने लगती है और वो कहती है इन सब के लिए मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। अगले सीन में हम वान को देखते हैं जो कि हमारे हीरो के लिए चाय लेकर आती है। यहाँ पर वो उससे बात करने की कोशिश करती है, यहाँ तक कि वो हमारे हीरो को बैक हग भी करती है। जिस पर हमारा हीरो कहता है इतने साल पहले तुम मुझे अचानक से बिना बताए छोड़कर क्यों चली गई थी। जिस पर वान कहती है इसके लिए माफ करना, मेरी कुछ मजबूरियां थी, मैं ये करना नहीं चाहती थी लेकिन मुझे ये करना पड़ा। लेकिन अब तुम्हें वापस आ गई हूँ ना। इस पर हमारा हीरो कहता है तुम्हारे वापस आने से अब फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जैस्मीन मेरे बेबी की होने वाली माँ है, इस सच्चाई को कोई भी नहीं बदल सकता। फिर वो अपना काम करने लगता है जिसके बाद वो कहती है मैं कल के लिए माफी चाहती हूँ लेकिन क्या हम दोस्त बने रह सकते हैं। एंड वो इस पर हमारा हीरो हाँ में आंसर करता है तो वो वहाँ से लगती है लेकिन तभी रुकती है और कहती है दरअसल मेरे पास एक न्यू प्रोजेक्ट है तो उस सिलसिले में मैं तुमसे बात करने के लिए जरूर आऊंगी। और वो वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम जैस्मिन को देखते हैं जो कि दादाजी के साथ टहल रही थी। यहाँ दादाजी बहुत खुश होते हैं, वो कहते हैं मेरे होते हुए तुम्हें कोई भी परेशान नहीं कर सकता और ना ही इस घर से निकाल सकता है। आती वो ये भी कहते हैं कि तुम्हारा और चैन का रिश्ता जल्दी सुधर जाएगा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसके बाद वो दादाजी के लिए चाय लेने जाती है तो दो मेड को आपस में बातें करते हुए सुनती है कि वाहन चैन के साथ कोई प्रोजेक्ट में शामिल है। ये सुनते ही तो बेबी को बहुत ज्यादा टेंशन हो जाती है। अब वो कहने लगता है मॉम आपको कुछ करना होगा। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जैस्मीन कंपनी में आती है जहाँ पर वो हमारे हीरो के लिए सूप लेकर आई थी। जैसे ही उसे वान देखती है वो तो उसके पास आ जाती है और कहती है तुम यहाँ क्या कर रही हो। इस पर जैस्मीन बताती है मैं सूप लेकर आई हूँ। इस पर वो कहने लगती है दरअसल चैन तो मीटिंग में बिजी है, तुम मुझे दे दो, मैं ये उसे दे दूंगी। इस पर हमारी हीरोइन कहती है बिल्कुल नहीं। लेकिन जैसे हमारा हीरो बाहर आता है तो ये बंदी हमारे हीरोइन के हाथ से सूप को छीनकर हमारे हीरो के पास पहुंच जाती है देने के लिए। कल कहती है मैंने ये तुम्हारे लिए बनाया है। इस पर सामने से हमारा हीरो हमारे हीरोइन से कहता है इसको लेकर आने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन तुम्हें पर्सनली यहाँ पर आने की जरूरत नहीं है बिकॉज कंपनी में कैफेटेरिया भी है। अभी घर पर जाओ और आराम करो। और वो जाने लगता है। इस पर इस बंदी का चेहरा ही उतर जाता है। लेकिन बेबी जैस्मीन से कहती है मॉम वेरी गुड, ऐसे ही करती रहो, डैड को आपसे प्यार जरूर हो जाएगा। ये सुनते ही तो हमारा हीरो रुक जाता है और फिर वो वापस आता है और हमारी हीरोइन को बहुत ही प्यार से इसके लिए थैंक यू बोलता है और कहता है अब घर जाओ आराम करो। दादाजी से कहना मुझे रिबन कटिंग सेरेमनी में जाना है, उसके बाद हम साथ में डिनर करेंगे। इस पर तो हमारी हीरोइन खुश हो जाती है और फिर हमको दिखाया जाता है कि अगले सीन में ये बंदा रिबन काट रहा होता है, वो भी वान के साथ। और ये सब कुछ हमारी हीरोइन टीवी में देख रही थी। तभी यहाँ पर दादाजी आ जाते हैं और टीवी को बंद कर देते हैं। वो हमारी हीरोइन से कहते हैं देखो मैं तुम्हें बता देता हूँ हमारी फैमिली और आन की फैमिली बहुत ही पुरानी दोस्त है, इसीलिए वान और चैन एक दूसरे को बचपन से जानते हैं। वो दोनों पहले एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे, यहाँ तक कि उन दोनों की लगभग शादी होने ही वाली थी। लेकिन अचानक से वो लड़की चैन को छोड़कर अब्रॉड चली गई। अब चैन के मन में उसके लिए कुछ भी नहीं है तो तुम्हें ज्यादा
परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस पर हमारी हीरोइन कहती है मैं परेशान नहीं हूँ। दादाजी कहते हैं समझ आ रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ ना, मेरे होते हुए तुम्हें और तुम्हारे बेबी को कोई भी परेशान नहीं कर सकता। अगले सीन में दिखाया जाता है कि डायरेक्टर पर आई होती है और यहाँ पर रिपोर्ट भी आ जाती है और वो दादाजी को बताती है कि बेबी एकदम ठीक है और वो बहुत ही ज्यादा स्पीड से बढ़ रहा है। ये सुनकर तो हमारी हीरोइन बहुत खुश होती है और दादाजी भी। तभी यहाँ पर वान भी आ जाती है और वो कहती है कि बेबी कैसा है। दादाजी कहते हैं एकदम ठीक है, लेकिन वो जानबूझकर डायरेक्टर से कहती है मैंने सुना है कि आजकल तो हॉस्पिटल की टेक्नोलॉजी बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ चुकी है, यहाँ तक कि जेनेटिक का भी अच्छे से टेस्ट किया जा सकता है। डॉक्टर कहती है हाँ बढ़ तो चुकी है, लेकिन हमारे हॉस्पिटल के पास अभी उतनी टेक्नोलॉजी नहीं है। इस पर वो कहती है अरे टेंशन की लेती हूँ, मैं हेल्प करती हूँ ना, तुम बस इस बेबी का अच्छे से ध्यान रखो, उसका अच्छे से एग्जामिनेशन करती रहो। इस पर हमारी हीरोइन कहती है मेरी इतनी परवाह दिखाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मेरे बेबी को तुम्हारी जरूरत नहीं है। इस पर वो कहती है मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी, पर दादाजी कहते हैं कोई जरूरत नहीं है, जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। तभी बेबी हमारी हीरोइन को बताती है आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है, बिकॉज वो डायरेक्टर के साथ मिलकर कुछ तो प्लान करने की प्लानिंग में है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि वान हमारी हीरोइन को हॉस्पिटल लेकर आती है चेकअप के लिए। इस पर वान उसे कहती है दादाजी घर पर नहीं थे, तुम मुझे चेकअप के लिए लेकर आई थी। इस पर वो कहती है बेबी का ध्यान रखना होगा ना इसीलिए। लेकिन तभी हमारा हीरो आ जाता है, वो हमारी हीरोइन से कहता है इसके साथ यहाँ क्या कर रही हो। जिस पर हमारी हीरोइन कहती है दरअसल इसने कहा कि दादाजी को मेरी फिक्र है, इसीलिए ये मुझे चेकअप के लिए हॉस्पिटल लेकर आई थी। इस पर हमारा हीरो उसे बेवकूफ कहता है और फिर हमारी हीरोइन को अपने साथ लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर हमको दिखाया जाता है कि हमारा हीरो बैठा हुआ था और उसके पास उसका असिस्टेंट आता है और कहता है पता चला है कि जो कुछ भी पार्टी में हुआ था इसमें मिस वान भी शामिल थी, साथ ही उन्होंने हॉस्पिटल से भी कांटेक्ट किया था और 3 दिन पहले उनको एक रकम दी गई थी जो कि बहुत ही बड़ी थी। और हीरो कहता है आखिर वो ऐसा क्यों कर रही है। जिस पर उसे सामने से बताया जाता है ताकि वो साबित कर सके कि वो बेबी आपका नहीं है। ये सारी चीजें सुनकर हमारे हीरो को बहुत गुस्सा आता है, यहाँ तक कि वो अपने प्लान को भी मोड़ देता है। यहाँ तक कि असिस्टेंट ये भी बताता है कि मुझे ये भी खबर मिली है कि मिस जैस्मिन के बारे में उल्टी सीधी अफवाहें फैलाई जा रही है और इसके पीछे वान और लिली का ही हाथ है। इसके बाद हमको वान दिखाई जाती है जो कि 2 लड़कियों के साथ बैठी थी और चाय पी रही थी, वो भी एक रेस्टोरेंट में। और यहाँ पर वो हमारी हीरोइन के बारे में उल्टी सीधी अफवाहें फैला रही थी कि वो बच्चा किसी और का है और वो जानबूझकर ऐसा कर रही है क्योंकि वो एक अमीर परिवार में रहना चाहती है। उसकी ये सारी बातें सुनकर तो उन औरतों को बात करने का एक अच्छा टॉपिक मिल जाता है और वो लगातार हमारी हीरोइन की बुराइयां करना शुरू कर देती है। और उनके मुंह से हमारी हीरोइन की बुराइयां सुनकर तो ये बंदी बहुत खुश होती है और अपने मन में सोचती है तुम धीरे धीरे देखना मैं तुम्हारी रेपुटेशन कैसे बर्बाद कर दूंगी, भले ही वो बच्चा चैन का हो लेकिन तुम साबित नहीं कर पाओगी क्योंकि दुनिया तुम्हें बहुत गालियां देगी। अगले सीन में हम जैस्मीन के पेरेंट्स को देखते हैं। यहाँ पर वो बिजनेस के सिलसिले को लेकर बहुत ही ज्यादा परेशान होते हैं क्योंकि काफी सारी बड़ी कंपनियों ने उनके प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर दिया था, यहाँ तक कि उनकी लोन एप्लीकेशन को भी रिजेक्ट कर दिया गया था। तभी जैस्मीन की मॉम के पास होंग की कॉल आती है और उधर से भी उसे इनकार कर दिया जाता है, जिस पर वो कहती है होंग ने तो साफ मना कर दिया है, हमारी कोई मदद नहीं करेगा। इस पर तो डैड को बहुत गुस्सा आता है, वो पागल हो जाते हैं गुस्से से कि अब हम क्या करें, हम तो ऐसे बर्बाद हो जाएंगे। मॉम कहती है कोई तो रास्ता होगा, अब तो बिजनेसमैन है कुछ तो सोचिए। और तभी वो कहते हैं एक रास्ता है और फिर दोनों पहुंच जाते हैं जैस्मीन से मिलने। यहाँ पर मॉम कहती है तुम्हें पता ही होगा आजकल क्या चल रहा है, तुम्हारे डैड की लोन एप्लीकेशन को भी रिजेक्ट कर दिया गया है और क्योंकि तुम इस फैमिली में हो तो तुम्हें तो कुछ करना चाहिए, तुम्हें चैन से बात करनी होगी। इस पर डैड कहते हैं तुम रिक्वेस्ट क्यों कर रही हो, इसे ऑर्डर दो और ये करेगी क्या यहाँ पर रहकर, कम से कम किसी काम तो है, इसने तो हमेशा हमारी बेइज्जती ही कराई है, बस यहाँ पर रहकर मौज मस्ती कर रही है। ये सारी बातें सुनकर बेबी को बहुत गुस्सा आता है। वो कहती है कैसे लोग हैं मेरी मॉम को परेशान कर रहे हैं और वो अपनी मॉम से कहती है इनकी मदद करने की कोई जरूरत नहीं, ये बहुत मतलबी है। इस पर हमारी हीरोइन भी उन्हें कहती है मुझे माफ करना, मैं आपकी मदद नहीं कर सकती, वैसे भी मुझे बिजनेस की कोई समझ ही नहीं है।
और वो उठकर चली जाती है और वो गुस्से से फड़फड़ाते हुए रह जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हमारी हीरोइन ऑनलाइन अपने बारे में देख रही थी। वो ये सब कुछ देखती है तो उसे बड़ा गुस्सा आता है बिकॉज लोगों ने उसके बारे में बहुत गलत बातें बोली हुई थी, साथ ही के उल्टे सीधे फोटो बनाकर भी पोस्ट किए हुए थे, पर कुछ लोग उसे डिपेंड कर रहे थे। तभी यहाँ पर बेबी से कहती है कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, डैड आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इस पर हमारी हीरोइन याद करती है कि किस तरीके से वो हॉस्पिटल आया था और उसको अपने साथ लेकर चला गया था। इस पर वो कहती है वो तुम्हारी आवाज सुन सकते हैं। बेबी कहती है वो आवाज सुन सकते हैं या फिर नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क अभी इससे पड़ता है कि वो आपकी मदद कर रहे हैं, वो आपको पसंद करने लगे हैं। अब हमको हमारा हीरो दिखाया जाता है जहाँ पर असिस्टेंट उसे बता रहा होता है कि वान अब क्या क्या कर रही है। इस पर हमारा हीरो कहता है वो अपने हाथ पैर मार रही है, उसने मेरे घर में भी किस तरीके के हथकंडे अपनाए हैं और अब वो बिजनेस में भी ये सब कर रही है, उसने अपनी सारी हदें पार कर दी। अब हम हमारी हीरोइन को हॉस्पिटल में देखते हैं और वो कहती है अरे तुम चेकअप के लिए आई थी, लगता है रिपोर्ट काफी अच्छी आई है। वैसे मैंने सुना है हमारे पेरेंट्स की कंपनी में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है और उन्हें काफी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसे अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ क्योंकि मैं बहुत लोगों को जानती हूँ और मैं उनसे बात कर सकती हूँ। लेकिन हमारी हीरोइन खड़ी होती है और कहती है कोई जरूरत नहीं है, तुमने इतना कहा उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, पर मुझे बिजनेस के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, मैं तो सिर्फ अपने बेबी का ख्याल रखना चाहती हूँ। और रही जहाँ तक जैन की बात, वो भी चाहता है मैं और बेबी एकदम हेल्दी रहें और ज्यादा स्ट्रेस न लें और बिजनेस की बातों से स्ट्रेस ही बढ़ता है। तो आइंदा मेरे सामने ऐसी बातें करके अपनी एनर्जी वेस्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे इन चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं। और वो वहाँ से चली जाती है जिस पर इस औरत को बहुत गुस्सा आता है। अब हम रात को हमारी हीरोइन को घर पर देखते हैं जहाँ पर वो चैन और दादाजी के साथ डिनर कर रही थी। तभी चैन के पास लगातार कॉल आ रही थी लेकिन वो कॉल नहीं उठाता। दादाजी कहते हैं किसका फोन है, रिसीव कर लो। जिसके बाद वो कॉल उठाता है और स्पीकर पर डालता है। वो कोई और नहीं बल्कि वान होती है जो कि दूसरी तरफ से कहती है आज मैं हॉस्पिटल गई थी, बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम में हूँ। हमारी हीरोइन अपने मन में सोचती है ये वाकई में मेरी फीलिंग्स की परवाह करता है, मेरे सामने कॉल नहीं रिसीव करना चाहता। तीसरी तरफ से वान कहती है मेरी जो हार्ट प्रॉब्लम है वो दोबारा से मुझे परेशान कर रही है। जिस पर हमारा हीरो कहता है डॉक्टर का नंबर दो, मैं पता लगवाऊंगा। पर वो कहती है इसकी जरूरत नहीं है, क्या तुम मुझसे मिलने आ सकते हो। दादाजी तो उसकी आवाज सुनकर ही एकदम चिढ़ जाते हैं। हमारा हीरो भी कॉल कट कर देता है लेकिन हमारी हीरोइन कहती है तुम्हें जाना चाहिए, वो तुम्हारी बचपन की दोस्त है। जिसके बाद हमारा हीरो हॉस्पिटल पहुंच जाता है। अब यहाँ पर चैन जैस्मिन से पूछता है कि उसकी हेल्थ कैसी है। इस पर वो कहती है मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हूँ। इस पर चैन कहता है क्या हुआ। इस पर वो कहती है क्या हम दोनों दोबारा से क्लोज नहीं आ सकते। इस पर वो कहता है मैंने पहले भी कहा है कि इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि जैस्मिन होने वाले बच्चे की माँ है। इस पर वो कहती है लेकिन वो जानबूझकर ऐसा कर रही है, उसने जरूर कोई चाल चली है, वो तुम्हारे पैसे के पीछे है। इस पर चैन उसे कहता है वो दूसरों से अलग है और बेहतर होगा कि आइंदा तुम उसके बारे में ऐसा कुछ भी मत बोलो बिकॉज मैं सुनना ही नहीं चाहता उसके बारे में ऐसा कुछ। ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि चैन और जैस्मिन दादाजी के सामने बैठे हुए थे। यहाँ पर दादाजी कहते हैं दरअसल हमारे परिवार का एक बड़ा इवेंट होने वाला और एक शानदार पार्टी होगी जिसमें हम बहुत सारे लोगों को बुलाएंगे और हमारी पूरी फैमिली एक जगह मिलेगी। इसलिए हम गू फैमिली के पुराने घर में जाएंगे और वहाँ पर पहली दफा तुम सब से फैमिली की डॉटर इन लॉ के तौर पर मिलोगी। अभी बीबी की आवाज आती है जो कि जैस्मिन को बताती है कि आपको वहाँ पर सावधान रहने की जरूरत है क्योंकि मुझे पता चला है अली और वान चुपके से मिले हैं और उनकी कोई बहुत ही ज्यादा घटिया प्लानिंग है, साथ ही उसमें रॉय भी शामिल है। ये सुनकर हमारा हीरो भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है जिससे कंफर्म हो जाता है कि वो भी बेबी के थॉट सुन सकता है। इस पर तो हमारी हीरोइन कहती है टेंशन मत लो, कुछ न कुछ तो संभाल ही लूंगी। जिस पर बेबी कहती है डैड भी आपसे प्यार करते हैं, वो भी जरूर आपकी मदद करेंगे। दादाजी कहते हैं तुम बेटा घबरा क्यों रही हो, घबराने की जरूरत नहीं है, सब अपने ही लोग होंगे, सब जान पहचान के होंगे, तो मेरे होते हुए तुम्हें बिल्कुल भी किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। इस पर जैस्मिन कहती है मैं डरी नहीं हूँ, मैं चलने के लिए तैयार हूँ। इस पर दादाजी कहते हैं तो फिर पैकिंग कर लेना। अब हम चैन को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस में था और वो अपने असिस्टेंट से कहता है पुराने घर में मुझे और भी ज्यादा बॉडीगार्ड्स चाहिए, साथ ही कुछ स्पेशल गार्ड्स चाहिए जो कि लिली और वान पर स्पेशली नजर रखेंगे। मैं नहीं चाहता कि वहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम हो। इस पर असिस्टेंट कहता है क्या आप मिस जैस्मिन को लेकर थोड़े से परेशान हैं। इस पर वो कहता है परेशानी की तो बात है, वो प्रेग्नेंट
पॉइंट है और मैं कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता। हम हमारे हीरोइन को देखते हैं जो कि पैकिंग कर रही थी और बेबी लगातार उसे बता रही थी कि वहाँ पे उसे क्या करना चाहिए, कैसे सबसे मिलना चाहिए, साथ ही कैसे बचना होगा अपने दुश्मनों से। अगले सीन में दिखाया जाता है कि जैस्मीन और चैन वहाँ पर पहुँच जाते हैं। उनके आते ही तो कुछ लोग कहने लगते हैं, अरे देखो ये है चैन की होने वाली वाइफ। और कुछ लोग तो उसकी बहुत ज्यादा तारीफें करते हैं कि वो तो कितनी ज्यादा सुंदर है, कितनी ज्यादा क्यूट है। उससे लिली ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा जेलस हो रही थी और वो अपने मन में सोचती है, देखना मैं तुम्हारी इस खुशी को कैसे बर्बाद कर दूंगी। एकदम को यहाँ परवान भी दिखाई जाती है जो कि आ जाती है और वो जाते ही सबसे पहले लिली से ही मिलती है। लिली वान से कहती है, तुमने सारी तैयारियां कर ली है ना? इस पर वान कहती है, बिल्कुल, इस बार मैं बिल्कुल भी पीछे नहीं हटने वाली और पूरी गू फैमिली के सामने उसे बर्बाद कर दूंगी। तभी हम देखते हैं कि गू फैमिली की आंट आती है। ये 3rd नंबर की आंट होती है। तुरंत ही वान उनके पास पहुंच जाती है और इनसे बहुत ही ज्यादा प्यार से मिलना जुलना करने लगती है और तभी वो जैस्मीन को भी आगे खींच लेती है और कहती है, ये है जैस्मीन जो कि जी परिवार की बड़ी बेटी है। इस पर अंत बड़ा ही सड़ा हुआ सा रिएक्शन देती है और कहती है, तो तुम हो वो जी परिवार की बेटी जो कि रॉय नाम के लड़के से शादी करने वाली थी, लेकिन अपनी ही शादी में हंगामा किया और फिर रन के गले पड़ गई। इस पर तो जैस्मीन बहुत ही आराम से उन्हें आंसर करती है, नहीं नहीं, किसी ने आपको पूरी बात नहीं बताई। दरअसल वहाँ पर टेस्ट भी हुआ था जिससे साबित हो गया था कि ये बच्चा चैन का ही है। और वैसे भी दादाजी ने कहा है कि वो सिर्फ सबूतों में मानते हैं, लोगों की बातों में नहीं। अगर उनकी बात को कोई नहीं मानेगा तो फिर उसे सजा मिलेगी। ये सुनकर तो वो और भी ज्यादा चिढ़ जाती है और अपने मन में सोचने लगती है, उस बुढ़े के नाम से इसकी इतनी हिम्मत की मुझे डरा रही है, बहुत ही ज्यादा तेज है, उसको मैंने अभी तक कम ही आंका है। हमको पार्टी के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वान लिली को इशारा करती है तो लिली हमारी हीरोइन के पास आती है और जानबूझकर उसके कपड़ों पर वाइन गिरा देती है। पर तो चंद जल्दी से उसके पास आता है। लिली कहने लगती है, अरे अरे मुझे माफ करना, मैं तो सिर्फ बात करने के लिए आई थी, वो भी नॉर्मली। लेकिन हमारा हीरो से गुस्से में कहता है, बेहतर होगा इस लड़की से दूर रहो वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं अगर अगली बार कुछ भी हुआ। वही वेट्रेस को कहता है, इसके साथ जाओ और इसके साथ ही रहना। हमारी हीरोइन चेंज करने के लिए जाती है। वो स्टेयर्स पर चढ़ रही होती है कि बेबी की आवाज आती है और उसे बताया जाता है कि उसके ऊपर चोरी का इल्जाम लगाया जाएगा। एक हेयर पिन है जो कि 3rd नंबर की आंट की है और वो उनकी बहुत ही ज्यादा फेवरेट है। अब हमारी हीरोइन रूम में आ जाती है और वहाँ पर उसको वो हेयर पिन भी मिल जाती है। इसी तरफ हम उसी वेट्रेस को देखते हैं जो फिर लिली के पास आ जाती है और कहती है, मैंने अपना काम कर दिया। अब लिली जानबूझकर जाकर दरवाजे को नॉक करने लगती है। अब हमारी हीरोइन जैसे ही दरवाजा खोलती है तो वो दोनों अंदर आ जाते हैं। लिली कहती है, तुम दरवाजा क्या नहीं खोल रही थी, मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। तभी वेट्रेस कहती है, ड्रॉर क्यों खुला हुआ है, इसमें तो हेयर पिन थी, और वो हंगामा मचा देती है। अब हम सभी लोगों को एक जगह देखते हैं जहाँ पर हमारी हीरोइन के ऊपर चोरी का इल्जाम लगाया जाता है। दादाजी भी यहाँ पर बैठे हुए थे और ये आंट तो एकदम ही चिड़ी हुई थी। अब ये फालतू की बकवासें कर रही थी। तभी हमारा हीरो आगे आता है और कहता है, ठीक है चेकिंग करो। चेकिंग की जाती है लेकिन हेयर पिन नहीं मिलती। इस पर हमारी हीरोइन कहती है, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये सब कुछ जानबूझकर किया गया है एक प्लानिंग के दौरान। तभी एक छोटी बच्ची आगे आती है और वो कहती है, मैंने इस पिंक ड्रेस वाली आंट को आपसे पहले चीफ गेस्ट रूम में जाते हुए देखा था, मानो ये कुछ लेकर निकल रही हो। ये सुनकर तो सभी लोग शॉक हो जाते हैं। गुस्से में हमारा हीरो उसके ऊपर जोर से चिल्लाता है और कहता है, लगता है अब तो तुम मेरे हाथों से मरोगी ही। मैंने तुमसे कहा था कि जैस्मीन से एकदम ही दूर रहना, मुझे नहीं चाहिए था ये सब मसला। तभी इतनी ज्यादा घबरा जाती है कि कहती है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने तो वान के कहने पर सब कुछ किया था, इसके पीछे वान का हाथ है। ये सुनते ही तो वान कहती है, नहीं नहीं तुम क्या बोल रही हो। और फिर वो कहती है, आप लोग एक बाहर की औरत पर ऐसे यकीन नहीं कर सकते, ये मेरे ऊपर इल्जाम लगा रही है। इस पर दादाजी कहते हैं, चुप करो, मैंने तुम्हें बचपन से बड़े होते हुए देखा है, इसीलिए तुम्हारे साथ बहुत ही ज्यादा नरमी बढ़ती है, लेकिन तुमने तो हद पार कर दी। तुम उस औरत के ऊपर इल्जाम लगा रही हो जो कि चैन की होने वाली वाइफ है। से तुम्हें हमारी परिवार में आने की जरूरत नहीं है और ना ही हमारी फैमिली का तुम्हारे साथ कोई भी रिलेशन है। इसके बाद तो उसकी बोलती ही बंद हो जाती है और फिर वो हमारी हीरोइन से कहती है, अब तो खुश बात होगी, तुम सेटिस्फेक्शन मिल रहा होगा ना तुम्हें। इस पर तो हमारी हीरोइन से जोरदार तमाचा मारती है और कहती है, आखिर तुम चाहती क्या हो, मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? क्या तुम्हें ये बात पच नहीं रही कि चैन मुझसे शादी करने वाला है और मैं उसके बच्चे को जन्म देने वाली हूँ? तुम्हारे पास चांस था तब तो तुम भाग गई। अब यहाँ पर ऐसे आई हो जैसे तुम्हें उसकी बहुत ही ज्यादा परवाह हो और जब से आई हो तब से कुछ ना कुछ गड़बड़ किए ही जा रही हो। तुम जैसी घटिया लड़की मैंने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखी। बेहतर होगा यहाँ से दफा हो जाओ। नेक्स्ट सीन में हम हमारी हीरोइन को उसके रूम में देखते हैं जहाँ पर उसके पास चैन आता है। वो उसे अपना कोट उड़ाता है और उसके सामने बैठ
चाहता है। इस पर हमारे हीरोइन उसे थैंक यू बोलती है, जिस पर वो कहता है थैंक्स किस लिए, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। इस पर वो कहती है नहीं नहीं, आज तुमने मेरे लिए स्टैंड लिया, वो भी सबके सामने। इस पर वो कहता है ये तो मेरा फर्ज बनता था, मैं जानता हूँ वो औरतें ऐसी घटिया चालें चल सकती हैं। जिस पर सामने से हमारी हीरोइन कहती है तुम्हें पहले कैसे पता चला। इस पर हमारा हीरो वाज लाइक वो ऐसी ही है, लेकिन तभी बेबी की आवाज आती है आप डैड से अच्छे से पूछिए। और हमारी हीरोइन खड़ी होती है और कहती है क्या तुम मेरी बेबी की वॉइस सुन सकते हो। इस पर तो हमारा हीरो उसके क्लोज आ जाता है, जिसके बाद वो धीरे धीरे उसके बेली के पास जाता है और अपने कान को उसकी बेली से लगाता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। नेक्स्ट डे हम जैस्मीन को दादाजी के साथ देखते हैं, जहाँ पर दादाजी कहते हैं पुरानी बातों को भूल जाओ, जो कुछ भी हुआ था, लेकिन मेरे और चैन के होते हुए तुम्हें कोई भी परेशान नहीं कर सकता है। इसके बाद दादाजी उसे ये भी कहते हैं मैं चैन से बात करूंगा, वो जल्द से जल्द उनसे शादी करे। पर हमारी हीरोइन कहती है मुझे नहीं लगता कि अभी इसकी जरूरत है। इस पर दादाजी कहते हैं अरे ऐसे कैसे, इतना जल्दी शादी होगी उतना ज्यादा अच्छा होगा, मुझे पूरा यकीन है तुम दुनिया की सबसे अच्छी ब्राइड लगोगी। और ये सीन यही कट हो जाता है। अब हमको दिखाई जाती है वान, जो कि एक हॉस्पिटल के डायरेक्टर के साथ बैठी हुई थी। वो उसे पैसे देती है और कहती है मुझे लगता है कि ये अमाउंट तुम्हारे लिए काफी होगा, चाहती हूँ कि इस तक की बली में जो भी बास्टर्ड है उसे तुम पूरी तरीके से खत्म कर दो, वो भी एग्जामिनेशन के टाइमिंग पर। इस पर आदमी कहता है बिल्कुल नहीं। इस पर तो उसे गुस्सा आ जाता है और वो कहती है मैं तुम्हें पैसे दे रही हूँ, इतने पैसे तुमने कभी देखे भी हैं। इस पर वो कहता है आप वाकई में बेवकूफ हैं, एग्जामिनेशन के थ्रू किसी को मारना ये सबसे बड़ी बेवकूफी होगी। वे प्रेग्नेंट औरतों के एक्सीडेंट भी होते रहते हैं। इस पर वो कहती है अच्छे से मुझे समझाओ। जिस पर वो कहता है प्रेगनेंसी में रेगुलर चेकअप एक नॉर्मल बात है, और कोई लेडी अगर रेगुलर चेकअप के लिए आती है और रास्ते में उसके साथ कुछ हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी किसी पर भी नहीं आती। इसके बाद तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद वो आदमी चेक उठाता है और अपनी पॉकेट में डालते हुए कहता है टेंशन मत लो, मैं सारे सबूत मिटा दूंगा। इसके बाद तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। अगले सीन में हम जैस्मीन को घर पर देखते हैं, जहाँ पर उसके पेरेंट्स अचानक से उससे मिलने के लिए आ जाते हैं। उन्हें देखकर वो थोड़ी सी हैरान होती है, लेकिन वो लोग उससे बहुत ही अच्छे से मिलते हैं। यहाँ पर चैन भी होता है। जैस्मीन के डैड कहते हैं बस हमें हमारी डॉटर की बहुत ज्यादा याद आ रही थी। मॉम जैस्मीन के हाथ में तोहफा देती है और कहती है तोहफा हम होने वाले बेबी के लिए लेकर आए हैं, तुम्हारे डैड ने खुद अपने हाथों से पसंद किया है। हमारा हीरो लंच रेडी करने के लिए कहता है। इसके बाद सभी लंच करते हैं। डैड यहाँ पर बड़े खुश दिख रहे थे। बेबी की आवाज आती है, वो कहती है लगता है ग्रैंडफादर बहुत ही ज्यादा खुश है, लेकिन ग्रैंड मदर थोड़ी सी सैड लग रही हैं। इस पर हमारी हीरोइन सोचती है क्या ये वाकई में मुझसे मिलने आए हैं या फिर अपना कोई फायदा चाहते हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है ये दोनों हमारी हीरोइन को एक रूम में लेकर आते हैं। यहाँ पर उसके मॉम डैड उसे कहते हैं तुम तो अब इतनी ज्यादा रिच फैमिली में रह रही हो, तुम्हारे लिए पैसा कोई बड़ी बात नहीं है। दरअसल तुम्हारा छोटा भाई अब्रॉड जाना चाहता है स्टडीज के लिए, तो हमें कुछ पैसों की जरूरत है और तुम तो जानती हो कंपनी की हालत कैसी है। पर हमारी हीरोइन कहती है आपको कितने पैसे चाहिए। इस पर तो मॉम खुश हो जाती है और कहती है 30 मिलियन। इस पर हमारी हीरोइन चिढ़ते हुए कहती है मेरे पास नहीं है 30 मिलियन। इस पर वो कहते हैं तुमसे किसने मांगा है, अपनी फैमिली से मांगो। इस पर वो कहती है आपका दिमाग खराब हो चुका है क्या, आपने मुझे एटीएम समझा है क्या, आप क्या चाहते हैं अगर इस फैमिली में रहती हूँ और ये लोग मेरे साथ इतने अच्छे हैं तो मैं इनके साथ धोखाधड़ी करूँ, इनके पैसों का घपला करूँ और आपको देती रहूँ। आइंदा मेरे से ऐसी कोई भी उम्मीद मत रखना। इस पर तो उसके मॉम डैड चिढ़कर वहाँ से चले जाते हैं और हमारा हीरो दरवाजे के बाहर से ये सारी बातें सुन रहा था। हम फिर से इनको खाना खाते हुए देखते हैं, जहाँ पर मॉम डैड ऐसे बैठे थे जैसे पता नहीं कौन सा भूत देख लिया हो, एकदम सदमे में। लेकिन तभी डैड रोना शुरू कर देते हैं और वो चैन से कहते हैं मुझे पैसों की जरूरत है, ये ऊपर बहुत सारा लोन है और कंपनी वो लोन भी नहीं चुका पा रही। यहाँ पर मॉम भी कहती है हाँ हमारे बेटे को भी अब्रॉड स्टडीज के लिए जाना है, हमें पैसे चाहिए। इस पर हमारा हीरो कहता है कितने पैसे चाहिए। यहाँ पर डैड पूरे 200 मिलियन बोल देते हैं। ये सुनकर तो हमारी हीरोइन का दिमाग ही खराब हो जाता है। जिस पर चैन अपनी हाउसकीपर से चेकबुक लाने को कहता है, पर तभी हमारी हीरोइन गुस्से में खड़ी होती है और कहती है बिल्कुल नहीं, इनको पैसे देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जिस पर तो उसके डैड उठकर चिल्लाने लगते हैं कि आखिर तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम कैसी डॉटर हो। इस पर हमारी हीरोइन कहती है आप लोग कभी भी चेंज नहीं हो सकते। उसकी मॉम भी खड़ी हो जाती है और उसको बहुत ज्यादा बेकार बातें बोलती है, जिस पर चैन को गुस्सा आ जाता है और वो जोर से उनके ऊपर चिल्लाता है। डैड आ जाते हैं। हमारी हीरोइन कहती है इन लोगों को दफा कर दो, जिसके बाद उन्हें धक्के मार कर निकाल दिया जाता है। इसके बाद तो हमारी हीरोइन काफी ज्यादा उदास बैठ जाती है और चैन उसे पानी देता है। नेक्स्ट सीन में हम चैन को ऑफिस में देखते हैं, जहाँ पर असिस्टेंट कहता है मैंने इन्वेस्टिगेट किया है, मिस्टर जी के ऊपर बहुत ज्यादा लोन है जिसे वो चुका नहीं पा रहे। जिसके बाद वो हमारे हीरो को फाइल देता है और साथ ही बताता है कि मैंने नोटिस किया है कि कुछ ट्रेंडिंग कंपनियां हैं, वो
की सारी पुरानी कंपनियों को हैंडल करने की कोशिश कर रही है और मिस्टर जी की कंपनी भी वही हैंडल कर रहे हैं, जिससे वो कर्जे में डूबती जा रही है। ये करीब 3 महीने से हुआ है जब से मिस वान वापस चाइना आई है। से तो हमारा हीरो समझ जाता है कि इन सब के पीछे भी वही चुड़ैल है, मतलब ये चुड़ैल मानने का नाम ही नहीं ले रही। साथ ही असिस्टेंट ये भी बताता है कि अब जैस्मीन के पेरेंट्स उनको हार्म करने की प्लानिंग कर रहे हैं। इस पर हमारा हीरो कहता है ठीक है, एक्शन लो इस पर। हम जैस्मीन के पेरेंट्स को देखते हैं जिनके सामने डायरेक्टर बैठा हुआ था। वो लोग उसे पैसे देते हैं और कहते हैं जितना हो सके जैस्मीन को बदनाम करो, हर जगह उसके बारे में उल्टा सीधा छापो। वो अपने पेरेंट्स के साथ कैसा बिहेवियर कर रही है एक रिच फैमिली में जाकर, और पहले उसके किस किस के साथ रिश्ते थे। लेकिन तभी यहाँ पर 2 गार्ड्स आते हैं। यहाँ पर हमारे हीरो का कार्ड रखते हैं, हम पैसे भी उठा लेते हैं और वो कहते हैं मिस्टर डायरेक्टर आपको अपने काम पर ध्यान देने की जरूरत है। मिस्टर गू ने कहा है कि बेहतर होगा आप अपने काम को अच्छाई से करें, वरना तो आपकी कंपनी को बर्बाद भी कर सकते हैं। इस पर तो रजी कहते हैं तुम लोग कौन हो, ये मेरी कंपनी है। इस पर गार्ड के सामने फाइल रखते हुए कहता है आपके पास 2 ऑप्शन है जो कि मिस्टर गू ने आपको दिए हैं। फर्स्ट की वो आपको कुछ लोन देंगे, इससे आप अपना लोन चुका सकेंगे और फिर आप मिस जैस्मीन के आजू बाजू भी नहीं भटकेंगे और ना ही उनको हार्म करने के बारे में सोचेंगे। इस पर सिग्नेचर कर दीजिए। जिस पर सिग्नेचर नहीं करते तभी गार्ड कहता है दूसरा ऑप्शन भी है, और तभी कुछ गुंडे ऑफिस के अंदर आ जाते हैं और वो कहते हैं अबे बुड्ढे तूने जो हमसे लोन दिया है कब देने वाला है, अभी के अभी दे वरना अभी तेरा काम तमाम कर डालेंगे। इस पर तो मिस्टर और मिसेस जी बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं और वो सिग्नेचर कर देते हैं। इसके बाद हमको हमारी प्यारी सी क्यूट सी जैस्मीन दिखाई जाती है जो कि अपने होने वाले बेबी के लिए कपड़े वगैरह तय लगा रही थी। तभी हमारा हीरो पीछे से उसे देखकर स्माइल कर रहा था। तभी जैस्मीन उसे देखती है और कहती है तुम आ गए, मुझे बताया गया था कि तुम इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए गए हो और तुम्हें काफी टाइम लगेगा। इस पर हमारा हीरो अंदर आता है और कहता है हाँ मैं बस आ गया। और कभी बेबी की आवाज आती है वाओ डैडी आ गए, जब मैं बॉर्न हो जाऊंगी ना तो जैसे ही डैडी आया करिए मैं झट शर्म की गोदी में चल जाया करूँ। ये सुनकर हमारी हीरो और हीरोइन दोनों ही स्माइल करते हैं। फिर से बेबी की आवाज आती है कि काश डैडी आपको हक कर ले, इससे ऐसा मुझे लगेगा कि मैं डैडी से हक कर रही हूँ और मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा, एकदम वार्म फीलिंग आएगी। ये तो हमारा हीरो सुनता है और वो आकर हमारी हीरोइन को बैक से हक करता है, जिस पर तो हमारी हीरोइन भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो ब्लश करने लगती है। हम देखते हैं कि ये बंदी यानी कि वान मिस्टर जाओ नाम के आदमी से मिलने जाती है और ये एकदम भड़की हुई थी। वो कहती है मैं जैस्मीन से बदला लेना चाहती हूँ, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, आपको मेरी मदद करनी होगी। वो मना करते हैं तो उन्हें धमकी देती है। उन्होंने अभी तक जो भी लीगल काम किए हैं उनकी फाइल उसके पास है और वो सभी को ये दिखा देगी, जिस पर वो उसकी बात के लिए राजी हो जाते हैं। अब हमको हमारा हीरो दिखाया जाता है जिसको असिस्टेंट बताता है कि वान ने मिस्टर जाओ के साथ मीटिंग की है, जरूर उसका कोई प्लान होगा। इस पर हमारा हीरो कहता है काम करो जैस्मीन की सेफ्टी और भी ज्यादा बढ़ा दो, घर के बाहर मुझे और भी ज्यादा गार्ड्स चाहिए, जहाँ भी हो जाए उसकी बॉडीगार्ड्स और भी ज्यादा होने चाहिए, वो उसे कोई भी तकलीफ नहीं पहुंचा सकती। नेक्स्ट सीन में हम हमारी हीरोइन को देखते हैं जिसको क्रैम्प आ रहे होते हैं। तभी बेबी जोर से चिल्लाती है मॉम को फिर से क्रैम्प आ रहे हैं, पता नहीं डैडी कहाँ पर है, डैडी को पास नहीं होना चाहिए। और हमारा हीरो अपने स्टडी रूम में काम कर रहा था और जैसे ही वो बेबी की आवाज सुनता है वो तो अपना काम वाम छोड़कर जल्दी से जैस्मीन के पास आ जाता है और वो आते ही हमारे हीरोइन की फुट मसाज करना शुरू कर देता है। और फिर वो यहाँ पर बता देता है कि हाँ वो बेबी की वॉइस सुन सकता है। साथ ही वो ये भी कहता है कि उसको हमारी हीरोइन से प्यार हो गया है एंड वो जैस्मीन को किस नहीं करता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि हमारे हीरोइन दादाजी के पास बैठी हुई थी और डायरेक्टर चैन आई हुई थी जो कि बताती है बेबी की कंडीशन काफी ज्यादा खराब है, दरअसल उसके नेक के पास कुछ प्रॉब्लम हो गई है, उसे हॉस्पिटल आना होगा एग्जामिनेशन के लिए। लेकिन तभी बेबी की आवाज आती है मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ है, मैं तो एकदम ठीक हुई, इन लोगों की जरूर कोई घटिया प्लानिंग है, मॉम आपको कुछ करना होगा। इस पर हमारी हीरोइन कहती है डायरेक्टर चैन क्या आप एग्जामिनेशन घर पर अरेंज कर सकती हैं? इस पर वो कहती है आप टेंशन मत लो, VIP रूम में आपको डाला जाएगा, वहाँ आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। दादाजी कहते हैं अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इस पर डायरेक्टर चैन कहती है दरअसल ये तो मुझे मेरे बॉस ने ही बताया है कि ऐसी प्रॉब्लम है, पर कोई नहीं, कुछ नॉर्मल टेस्ट होंगे उसके बाद ही आ जाएगी। तभी हमारा हीरो आता है, वो कहता है ठीक है मैं इसे पर्सनली लेकर आऊंगा और फिर हम उसे हॉस्पिटल में देखते हैं और यहाँ पर हर जगह बॉडीगार्ड होते हैं। अब चेकअप हो जाता है और बेबी एकदम नॉर्मल था। हमारा हीरो हमारी हीरोइन से कहता है टेंशन मत लो मैं यहीं पर हूँ, लेकिन वो जैसे ही बाहर जाता है यहाँ एक क्लीनर आती है जो कि इंजेक्शन
इंजेक्शन से हमारी हीरोइन के ऊपर हमला करती है, पर सही टाइम पर हमारा हीरो आकर उसे पकड़ लेता है। गार्ड भी उसे पकड़ लेते हैं। वो कहता है किसके कहने पर ये किया, जिस पर वो कहती है लिली और मिस्टर जुआओ। इस पर वो कहता है पुलिस को बुलाओ और उन लोगों को भी अरेस्ट करवाओ। ये सीन यही कल्ट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हमारी हीरोइन बेबी को जन्म देने वाली थी। रूम के बाहर तो दादाजी तोहफों के साथ खड़े हुए थे। मतलब भाई अमीरी हो तो ऐसी हो वरना ना हो। चाइनीज ड्रामा से अमीर कोई नहीं हो सकता दुनिया में। इधर तारीफों के तौर पर तोहफे ही फेंक कर मारते हैं मुंह पर। इसके बाद फाइनली हमारी हीरोइन एक प्यारे से बेबी को जन्म देती है। दादाजी को भी जैसे ही पता चलता है वो तो खुशी हो जाते हैं। हमारा हीरो जल्दी से उस बेबी को अपने गोद में लेता है और उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। एंड बेबी वाकई में बहुत ज्यादा क्यूट था। बाय द वे गाइज, माना बेबी इतना एडवांस था कि उसके थॉट्स इसके माँ बाप सुन सकते थे, लेकिन वो कपड़े पहन कर पैदा हुआ है। इससे ज्यादा एडवांस चीज दुनिया में क्या ही हो सकती है। खैर चाइनीज ड्रामा में कुछ नहीं बोलूंगी। इसी के साथ ये ड्रामा यहीं पर एंड हो जाता है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।